जय हिंद मेरे दोस्त। आज के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है महाजनपद काल, यानी कि 600 ईसा पूर्व से लेके 325 ईसा पूर्व के बीच के काल को महाजनपद काल के अंतर्गत रखा जाता है। और इससे जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारा आज हम यहाँ कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हमारा पहला आज का क्वेश्चन है, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ पे होती है? तो 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ पे होती है? तो ये होता है बेबीलोन में। ओके, बेबीलोन में 326 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर की सेना जैसे ही व्यास नदी को पार करने से मना कर देता है, सिकंदर भारत पे आक्रमण करने वाला रहता है, लेकिन उसकी सेना व्यास नदी पार नहीं कर पाती है। तो उसकी सेना व्यास नदी पार करने से मना कर देती है, तो सिकंदर यहाँ से लौट जाता है। भारत पे आक्रमण किए बिना सिकंदर भारत से वापस चला जाता है। और 323 ईसा पूर्व में वो वर्तमान के ईरान का एक शहर है, ठीक है, बेबीलोन, उस समय मेसिडोनिया हुआ करता था, वहीं पे वो 323 ईसा पूर्व में ठहरा रहता है और वहीं पे उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो उस जगह का नाम है बेबीलोन। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन में हुई थी। आगे की बात करते हैं। तो सिकंदर महान एवं पोरस को पुरु भी कहते थे, उनकी सेनाओं में निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला गया था? इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि सिकंदर की सेना और पोरस की सेना के बीच युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है। तो किस नदी के किनारे हुआ था? तो झेलम नदी। झेलम को उस समय बीतस्ता के नाम से जानते थे। किस नदी के नाम से? तो बीतस्ता नदी के नाम से जानते थे। झेलम, उस समय झेलम नदी का नाम झेलम नहीं हुआ करता था, बीतस्ता नदी हुआ करता था। तो पोरस और सिकंदर के बीच जो युद्ध लड़ा गया था वो बीतस्ता नदी के किनारे लड़ा गया। हालांकि बीतस्ता नदी का वर्तमान नाम है झेलम नदी। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? झेलम। अब बात करते हैं किस प्रकार का मृदभांड यानी पाटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है। मतलब द्वितीय शहरीकरण का प्रतीक किस प्रकार के मृदभांड को माना गया है? वो आंसर हो जाता है उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन। ये एसएससी 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, महाजनपद काल से एसएससी 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। और ये हालांकि इस प्रकार के जब क्वेश्चन आते हैं ना तो बच्चे ये क्वेश्चन स्क्रैप करके आगे बढ़ जाते हैं और वाकई में असली नंबर यही दिलाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अब बात करते हैं पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? क्या कहा गया है? पाली ग्रंथ बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है। ओके, और उस ग्रंथ में मुखिया को क्या कहा गया है? तो मुखिया को भोजक कहा गया। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ग्रामक लगता है, ग्रामक, लेकिन ये गलत है। भोजक या ग्राम भोजक उसमें कहा गया है। ठीक है, गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहा गया है। अब बात करते हैं उज्जैन का प्राचीन नाम था। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या हुआ करता था? तो उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका हुआ करता था। अवंतिका, उज्जैन जो वर्तमान में उज्जैन है उसका प्राचीन नाम, हालांकि महाजनपद में 16 महाजनपदों का जिक्र है, उसी में एक महाजनपद है अवंतिका। ठीक है, तो अवंतिका का जो उस समय उज्जैन में हुआ करता था, उज्जैन हालांकि अवंतिका हुआ करता था जो आज के डेट में उज्जैन है। ठीक है, उसका भी जिक्र है 16 महाजनपदों में। ठीक है, तो उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो अवंतिका था। अब बात करते हैं नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक, नंद वंश की स्थापना किसने की थी? तो महापदम नंद ने नंद वंश की स्थापना की थी। नंद वंश, ठीक है, नंद वंश का एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था घनानंद। घनानंद को ही हरा के चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा उस मगध के साम्राज्य पे मौर्य वंश का नींव डाला जाता है। ठीक है, मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कब की जाती है? जब वे घनानंद को हरा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ किसकी बात की जा रही है? नंद वंश का संस्थापक। तो संस्थापक तो महापदम नंद हो जाते हैं। और अंतिम शासक की बात करें, नंद वंश का अंतिम शासक, तो वो था घनानंद। घनानंद को हरा के ही
चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। ठीक है, तो संस्थापक की बात करें तो ऑप्शन ए सही हो जाता है। अब बात करते हैं 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपद, 16 महाजनपदों की सूची कहां पे उपलब्ध है? तो उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय। बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है और उसी में 16 महाजनपदों का जिक्र है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हालांकि अंगुत्तर निकाय यहाँ बी होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाता है। ये यहाँ सी और यहाँ बी हो गया। ठीक है, अंगुत्तर निकाय याद रखिएगा। आगे की बात कर लेते हैं। तो निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो सिकंदर महान के समकालीन कौन था? तो सिकंदर महान के समकालीन उस समय मगध पर शासन कर रहा था घनानंद। घनानंद, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये वही घनानंद है जिसके दरबार में जब चाणक्य पहुंचते हैं, चाणक्य जब सिकंदर भारत पे आक्रमण करने वाला रहता है तो इस बात को खबर यहाँ पे चाणक्य के पास पहुंचती है। तो उस समय का भारत का सबसे महान कहा जाए या सबसे प्रतापी अगर शासक हुआ करता था वो मगध का ही साम्राज्य हुआ करता था। तो जैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य ये चाणक्य घनानंद के दरबार में पहुंचते हैं और उसको सिकंदर के भारत पे आक्रमण करने की सूचना देते हैं तो वो इनका बेइज्जती करके अपने दरबार से निकाल देता है। तभी चाणक्य कसम खाते हैं कि मैं ही तुम्हें एक दिन बर्बाद करूंगा और आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को, हालांकि उसके विरुद्ध खड़ा करते हैं और एक दिन चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हरा के और वहां पे मौर्य वंश की स्थापना कर देता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो वो था घनानंद। अब बात करते हैं प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो 6ठी सदी ईसा पूर्व में, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था। मगध साम्राज्य का शासन भारत में कब से कब तक रहा था? तो 544 ईसा पूर्व से लेके 544 ईसा पूर्व से लेके 322 ईसा पूर्व तक भारत पे मगध साम्राज्य का शासन रहता है। ठीक है, और 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा घनानंद को हरा के मगध पे मौर्य वंश का स्थापना किया जाता है। ओके, तो मगध वंश का शासनकाल कब से कब तक था? तो 544 ईसा पूर्व से लेके 322 ईसा पूर्व तक 3 वंशों ने मगध पे शासन किया था। 3 वंशों ने मगध पे शासन किया था। अब बात करते हैं सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन हुआ करता था? जब सिकंदर महान भारत पे आक्रमण करने वाला था या भारत पे आक्रमण करना चाह रहा था, उस समय भारत पे कौन सबसे बड़ा शासक हुआ करता था? हालांकि भारत में तो बहुत राजा महाराजा हुआ करते थे, छोटे से लेके बड़े तक, लेकिन सबसे महान और प्रतापी शासक अगर हुआ करता था तो वो था मगध साम्राज्य। ठीक है, मगध साम्राज्य। ठीक है, और मगध साम्राज्य का शासक उस समय हुआ करता था उस समय नंद वंश का शासन हुआ करता था। ठीक है, नंद वंश, जिसका नंद वंश पे शासन जिसका था वो था घनानंद। ओके, आगे की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था वो था मगध। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध एक शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। ओके, अब बात करते हैं पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। पहला ईरानी शासक, हालांकि भारत पे अगर प्रथम विदेशी आक्रमणकारियों की बात किया जाए तो प्रथम विदेशी आक्रमण करने वाले जो शासक था
वो ईरान का ही शासक हुआ करता था, जिसका नाम था डेरियस प्रथम। डेरियस प्रथम कहिए या दारा प्रथम, ठीक है। उसी ने भारत पे पहली बार 518 ईसा पूर्व में शासन किया था। उसके बाद यूनानियों ने आक्रमण किया था। यूनानी वही सिकंदर, दूसरा विदेशी आक्रमणकारी था, ठीक है। तो पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया वो कौन था? तो था डेरियस प्रथम। डेरियस प्रथम था, ठीक है। आगे की बात करें तो अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। नंद राजा के आदेश से कौन सी नहर खोदी गई थी? तो वो था कलिंग नहर खोदी गई थी। ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा जाता था? ठीक है, ग्रीक या यूनानी लेखक हुआ करते थे, तो उनके द्वारा किसको अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा जाता था? तो वो कहा जाता था घनानंद को। क्यों कहा जाता था? तो अग्रमीज का मतलब होता है उग्रसेन का पुत्र, उग्रसेन, ठीक है। और उग्रसेन का मतलब क्या होता है था उस समय? उग्रसेन इसी को कहा जाता था महापदम नंद को, ठीक है। ये इसका पिता हुआ करता था शायद, इसी वजह से। तो उग्रसेन का मतलब होता है कि महान सेना रखने वाला योद्धा, महान सेना, एक भयंकर सेना रखने वाले महान योद्धा को उस समय उग्रसेन कहा जाता था, ठीक है। तो अग्रमीज का मतलब होता था उग्रसेन का पुत्र। अब बात करते हैं प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? तो प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों के द्वारा किया गया था। ईरानियों के द्वारा। ईरानी कौन था? तो डेरियस प्रथम हुआ करता था, ठीक है। ये कहां का था? तो ईरान का था। कब आक्रमण किया था भारत पे? तो 518 ईसा पूर्व में, ठीक है। 518 ईसा पूर्व में इसने भारत पे आक्रमण किया था, और कोई प्रथम विदेशी था तो यही था जिसने भारत पे आक्रमण किया था, ठीक है। अब बात करते हैं प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ दूसरा विदेशी आक्रमण कह रहा है, दूसरा विदेशी आक्रमण या दूसरा विदेशी आक्रमण या पहला यूरोपीय आक्रमण। तो पहला यूरोपीय आक्रमण करने वाला शासक था वो तो सिकंदर ही था, और बात करें दूसरा विदेशी आक्रमण तो वो भी सिकंदर था, ठीक है। तो सिकंदर कहाँ का रहने वाला था? तो यूनान का रहने वाला था। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? तो यूनानियों द्वारा प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो यूनानियों के द्वारा किया गया था। अब बात करते हैं ईरान के हखमनी वंश। डेरियस प्रथम जो था वो हखमनी वंश का ही शासक हुआ करता था, ठीक है, हखमनी वंश। अब बात करें तो ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत यानी कि छत्रपी बनाया? वो कौन था? तो डेरियस या दारय बाहु प्रथम। डेरियस प्रथम कहिए या दारय बाहु प्रथम। यहाँ पे डेरियस तृतीय भी दिया हुआ है, तो ये ना होके ये सही हो जाएगा, डेरियस प्रथम। हाँ, हाइडे स्पीच या वितस्ता को उस समय झेलम नदी के नाम से जानते थे, ठीक है। और इसी को हाइडे स्पीच के नाम से भी जानते थे, हाइडे स्पीच का युद्ध। हालांकि उसको झेलम युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, वितस्ता नदी का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो हाइडे स्पीच या वितस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ था 326 ईसा पूर्व में? तो ये किन किन के बीच हुआ था? तो सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। हाइडे स्पीच का युद्ध कहिए या वितस्ता का युद्ध, ये किन के बीच हुआ था? तो सिकंदर और पोरस के बीच 326 ईसा पूर्व में हुआ था। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? जो मगध के राजा अजातशत्रु हुआ करते थे, अजातशत्रु, ठीक है, अजातशत्रु, मगध के राजा अजातशत्रु जो हुआ करते थे, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? वो गणराज्य था कौन? वज्जी, वैशाली के साथ इनका हमेशा युद्ध होता रहा। वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार
रथ मुसल यानी कि एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा हुआ तथा महाशिलाकंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया गया। आपने बाहुबली मूवी में देखा होगा, इसमें एक रथ पे मतलब एक हथियार लगाया जाता है, ठीक है, और उसमें ये भी व्यवस्था रहता है पत्थर फेंकने वाला एक यंत्र, ठीक है। ये दोनों बाहुबली में, हालांकि बाहुबली मूवी में ये दर्शाया गया है। ये क्या पूछ रहा है, तो ये गुप्त हथियार मतलब कौन मगध शासक प्रयोग किया हुआ था, ठीक है। ये कौन प्रयोग किया हुआ था, ये अजात शत्रु था, अजात शत्रु। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब बात करते हैं नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। तो नंद वंश का अंतिम सम्राट घनानंद ही था। और नंद वंश के बाद ही मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ, ठीक है। नंद वंश के बाद ही मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ। ओके, एक बड़ा ही फेमस ट्रिक है हसीन मशूक सा, ठीक है, हसीन मशूक सा। उसी पे पहले देखिएगा मगध साम्राज्य पे हर्यक वंश का शासन रहता है, उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश, उसके बाद शुंग वंश, मौर्य वंश के बाद शुंग आता है, उसके बाद कण्व वंश। ये सारे वंशजों ने हालांकि एक एक करके इस पे शासन किया हुआ था। ओके, तो नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। तो नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था, तो घनानंद था। घनानंद और नंद वंश का अंतिम शासक हुआ करता था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था। तो बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण उस समय का जो था वो था उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। समय लोहे का व्यापक पैमाने पे उपयोग हुआ करता था और बढ़िया बढ़िया हथियार तो लोहे के ही बनते थे। सैनिकों के लिए जो हथियार बनाया जाता था, ढाल बनाया जाता था, वो सारा हालांकि लोहे के ही बनते थे। तो ऑप्शन ए सही हो जाता है। ऑप्शन ए। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था। तो मगध सम्राट बिंबिसार जो हुआ करता था वो अवंती के राजा इन्हीं को इलाज के लिए, ठीक है, इन्हीं के इलाज के लिए वो अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया। तो अवंती को किसने जीता था, तो अवंती को जीतने वाला जो था वो था शिशुनाग। अवंती को जीतने वाला जो था वो शिशुनाग था। शिशुनाग ने ही अवंती को जीतकर मगध में मिला लिया था, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया। तो अंग का विलय अपने राज्य में किसने किया था। ओके, तो ये था अजात शत्रु ने अंग अजात शत्रु ने था, बिंबिसार था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अंग की उस समय राजकुमारी हुआ करती थी चंपा से शादी करता है बिंबिसार अपने साम्राज्य का विस्तार करने का एक तरीका ये भी अपनाया था कि वो देखता था कि किस राजा की केवल पुत्री है या अगर पुत्र भी है साथ में पुत्री भी है तो मतलब गद्दी पुत्री को ही मिलने वाला रहता था, तो उससे वो शादी कर लेता था और फिर उस राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लेता था और इस तरह अपने साम्राज्य का विस्तार करता रहता था। मतलब नहीं कहते नवासा पे ले राज्य को हड़प लेना, उसी टाइप का। तो उस समय मगध अंग की राजकुमारी हुआ करती थी चंपा, उनसे बिंबिसार भी शादी करता है और फिर अंग को मगध में मिला लेता है। ओके, मगध में मिला लिया जाता है। शिशुनाग के किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया। तो शिशुनाग ने काशी का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था। अवंती का तो किया था, वत्स का तो किया था, लेकिन काशी का विलय हालांकि शिशुनाग ने नहीं कर पाया था। वो किसने किया था, तो अजात शत्रु ने।
ठीक है, काशी, ठीक है, अजातशत्रु ने किया था। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? तो काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में अजातशत्रु ने ही किया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। काशी और लिच्छवी का विलय मगध में अजातशत्रु के द्वारा किया गया था। आगे की बात करें तो भारत में सिक्कों यानी कि मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? तो भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन 600 ईसा पूर्व में हुआ था। 600 ईसा पूर्व में हुआ था। ओके, अब बात करते हैं हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? तो हर्यक वंश के एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अजातशत्रु को ही कुणिक कहा जाता था। और कुणिक का मतलब क्या होता है? तो पितृहंता, पितृहंता यानी पिता की हत्या करने वाले को पितृहंता कहा जाता है। और कुणिक का मतलब यही होता है, पितृहंता। तो जो अजातशत्रु था वो अपने पिता की हत्या करके गद्दी पे बैठा। फिर अजातशत्रु का पुत्र उदयन हुआ, उसने अपने पिता की हत्या करके गद्दी पे बैठ गया। ठीक है, ये सिलसिला जारी रहा था। ओके, तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? तो कुणिक अजातशत्रु को कहा जाता है। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? तो पाटलिपुत्र नगर को किसने बसाया था? तो उदयन ने। उदयन ने 6ठी शताब्दी पूर्व में, 6ठी शताब्दी पूर्व में, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इसने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, उदयन ने। ये कई बार क्वेश्चन बना हुआ, कई बार ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बना हुआ है। आगे की बात करें तो शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसने जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? उसे काकवड़ के नाम से भी जाना जाता था। तो आप लोग को पता होगा कि बौद्ध संगति 4 बार हुआ था। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति की बात करें तो ये 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में कहां पे हुआ था? तो ये राजगृह में हुआ था। राजगीर या राजगृह में हुआ था। किसके शासन काल में? तो अजातशत्रु के, अजातशत्रु के शासन काल में हुआ था। ओके, अजातशत्रु उस समय शासक हुआ करता था। अब दूसरा बौद्ध संगति की बात करें तो 383 ईसा पूर्व में, 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था, वैशाली में। और दूसरा ही पूछ रहा है किसके शासन काल में? तो कालाशोक के, कालाशोक के शासन काल में हुआ था। तो शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? उसे काकवड़ के नाम से भी जाना जाता था। तो वो था कालाशोक। द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। और तृतीय बौद्ध संगति की बात कर लें तो ये कब हुआ था? तो 250 ईसा पूर्व में, 250 ईसा पूर्व में। कहां पे? तो पाटलिपुत्रा में, पाटलिपुत्रा में। उस समय शासक कौन हुआ करता था? तो अशोक हुआ करता था, अशोक। और बात करें चौथा, तो चौथा प्रथम ईस्वी में, प्रथम ईस्वी में हुआ था। उस समय कौन शासक हुआ करता था? तो कनिष्क, कनिष्क शासन हुआ करता था। कहां पे? सॉरी, जम्मू कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। कुंडलवन में, जम्मू कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। उस समय शासक हुआ करता था कनिष्क, कनिष्क। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में। वो कहाँ पे? तो कुंडलवन। कुंडलवन कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में। किसके शासनकाल में? तो कनिष्क। तो ये सारा शासक जो है इसका नाम आप लोग को पता होना चाहिए।
कहाँ कहाँ पे हुआ था, ये सबसे महत्वपूर्ण है और यही पूछता है। पहला बौद्ध संघ थी राजगृह में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा जम्मू कश्मीर दे देता है या नहीं तो कुंडलवन दे देता है। ओके, अब आगे की बात कर लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन नहीं था? तो निरियाकस तो आया ही था, नासिक्रीटस आया ही था, एरियोस्टिबुलस आया ही था, लेकिन हेरोडोटस सिकंदर के साथ नहीं आया था। जब सिकंदर भारत आया था उस समय हेरोडोटस मर चुके थे। इन्हीं को इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास का पिता किन्हें कहा जाता है? तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को ही कहा जाता है, और ये सिकंदर के साथ भारत नहीं आए हुए। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालन को कहा जाता था। श्रेणियों के संचालन को श्रेष्ठिन कहा जाता था। श्रेष्ठिन, ओके, श्रेष्ठिन कहा जाता था। गृहपति का अर्थ क्या होता है? गृहपति का अर्थ महाजनपद काल में क्या होता था? एक तरह से धनी किसान। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए, धनी किसान को गृहपति कहा जाता है। अब बात करते हैं निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं है? तो सिकंदर के आक्रमण का एक प्रभाव क्या नहीं है? वो है उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। हालांकि भारत पर सिकंदर आक्रमण ही नहीं कर पाया, तो भारत को यूनान का रियासत कैसे बना पाता? तो ये सही नहीं है, बाकी ये सब सही है। ठीक है, बाकी अन्य सही है। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहाँ पे नहीं थी? तो मगध में नहीं थी। ठीक है, मगध में नहीं थी। कपिलवस्तु में, कपिलवस्तु के साथ से शाक्य, वहां पे भी हालांकि गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। कुशीनगर के मल्ल के शासनकाल में भी गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, और वैशाली में तो थी ही। ठीक है, वैशाली के लिच्छवी में थी, लेकिन मगध में राजतंत्रात्मक थी। राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी मगध में। तो ऑप्शन डी सही हो जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाता है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से किसे सेनिया यानी कि नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है? तो कौन, मगध साम्राज्य का कौन शासक था जिसने अस्थायी सेना रखना प्रारंभ किया था? वो था बिंबिसार। बिंबिसार ही अस्थायी सेना रखा था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन यानी कि भयानक सेना का स्वामी कहा जाता? भयानक सेना का स्वामी, उग्रसेन का मतलब क्या होता है? भयानक सेना का स्वामी। ठीक है, तो ये किसको कहा जाता था? तो महापद्म नंद को। महापद्म नंद को उग्रसेन के नाम से पुकारा जाता था। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? ठीक है, यहाँ पूछ क्या रहा है कि मगध शासनकाल का कौन सा शासक था जिसने गद्दी पे बैठने के लिए अपने पिता की हत्या कर दी, और इसी कारणवश उसका बेटा खुद गद्दी पे बैठने के लिए उसकी हत्या कर देता है। वो कौन था? वो था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पे बैठा था, और बिंबिसार की हत्या उदयन के द्वारा कर दी जाती। ठीक है, सॉरी, उदयन नहीं, शिशुनाग के द्वारा, उदयन के द्वारा। ठीक है, उसके द्वारा हत्या कर जाती है। इसमें थोड़ा हमको कंफ्यूजन है, आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। ओके, अब हम बात करते हैं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही हो जाता है। हमारे हिसाब से उदयन ने ही अजातशत्रु की हत्या कर दी थी। हालांकि अजातशत्रु ने ही अपने पिता बिंबिसार की हत्या करी थी। ठीक है, इसी कारण इसी के पुत्र ने अजातशत्रु की हत्या कर दी थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब बात करते हैं विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवियों के द्वारा किया गया था। लिच्छवी के द्वारा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी। ओके, ऑप्शन डी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। मत्स्य महाजनपद की राजधानी जो हुआ करती थी
वो था विराटनगर। विराटनगर 16 महाजनपदों में एक महाजनपद हुआ करता था जिसका नाम था मत्स्य महाजनपद। ठीक है, मत्स्य महाजनपद। और उसकी जो राजधानी हुआ करती थी वो थी विराटनगर। ये किस राज्य में है? तो ये है राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान का जो जयपुर जिला है, जयपुर जिला, वहीं का एक जगह है जिसका नाम है विराटनगर। विराटनगर। ओके, तो इसी राज्य में मत्स्य महाजनपद। आगे की बात करें तो निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले वितस्ता नाम से जाना जाता था? वितस्ता नाम से किसको जाना जाता था? तो झेलम नदी को वितस्ता के नाम से जाना जाता था। सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था वो इसी नदी के किनारे हुआ था। ओके, निम्नलिखित महाजनपदों में गण संघ यानी कि अल्पतंत्र को पहचानना है। ठीक है, अल्पतंत्र, यहाँ पे गण संघ को पहचानना है। तो गण संघ कौन था? बज्जी था। बज्जी यानी कि वैशाली। बज्जी को ही वैशाली कहते थे, वैशाली। ओके तो ऑप्शन बी सही हो जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाता है। ठीक है, और आज का हमारा क्वेश्चन लगता है यहीं तक है। ठीक है, यहीं तक है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा हेल्पफुल लगा हो, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग।